नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शस्त्र आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे कि जो तालिबान जो अफ़गानिस्तान पे इस समय कब्जा कर रखा है उसका इतिहास क्या रहा है। और दूसरा हम ये समझेंगे कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने की वजह से इंडिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा हम ये समझेंगे कि आखिरकार चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रसिया ऐसा क्यों चाहते थे कि अमेरिकन सैनिक अफ़गानिस्तान से जल्दी निकल के जाए। इन तीनों बिंदुओं पे हम बहुत संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला तो हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का क्या इतिहास रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें 1979 में जाना पड़ेगा। तो उस समय ये था कि 70 और 80 का जो दशक था, उस समय अमेरिका और यूएस में कोल्ड वार का समय था। तो यूएसएसआर का जो कम्युनिस्ट वाला विचारधारा था, वो अपना विचारधारा फैलाने के लिए अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन करता है। तो अफ़गानिस्तान में जब वो आता है तो इसका विरोध करने के लिए कौन आ जाता है? इसका विरोध करने के लिए अमेरिका भी आ जाता है। तो जब यहाँ पे वो काम कर रहा होता है, कौन? यूएसएसआर, उसका विरोध करने के लिए एक आतंकी संगठन होता है। आतंकी संगठन कह सकते हैं इसे, मुजाहिदीन, जिसे सपोर्ट कर रहा होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ही माध्यम से अमेरिका। और जब यहाँ पे रसिया होता है, रसिया नहीं, यूएसएसआर उस समय उसका नाम था, यूएसएसआर होता है, तब तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं। तो उसी समय मुजाहिदीन यहाँ पे इस वाले इलाके में अपना काम कर रहे होते हैं, और इसी में से एक ग्रुप निकल के बनता है। इसी में से मुजाहिदीन से एक ग्रुप निकल के बनता है जिसका नाम होता है तालिबान। ठीक है, लेकिन जब यूएसएसआर जब विखंडित हो जाता है 1991 में, और रसिया बनता है, तो रसिया क्या करता है? रसिया इसे सपोर्ट नहीं करता है। अफ़गानिस्तान में फिर फंडिंग बंद कर देता है। तो अफ़गानिस्तान के उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं नजीबुल्लाह। अब इनको कोई भी अफ़गानिस्तान में सपोर्ट नहीं करता है। रसिया से सपोर्ट मिल रहा होता है, वो भी सपोर्ट बंद हो जाता है। जितने भी इनके मित्र होते हैं सारे लोग सपोर्ट बंद कर देते हैं। इसलिए इनको 1992 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और अंततः आते आते होता क्या है, जो तालिबान ग्रुप होता है उसका धीरे धीरे पूरे अफ़गानिस्तान पे 96 आते आते पूरा कब्जा हो जाता है। यानी कि अफ़गानिस्तान 1996 में किसके हाथ में चला जाता है? तालिबानियों के हाथ में उसी समय। लेकिन 1996 से 2001 तक तो वो अपना खूब ठीक ठाक शासन चलाते हैं। और उसी समय एक विरोधी ग्रुप काम कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में रहता है, जो ग्रुप होता है ताजिक्स। दो बात हम समझेंगे, एक होता है पाश्तून्स, जो कि मेजोरिटी तालिबान सपोर्टर हैं। एक है पाश्तून्स जिसका मेजोरिटी यहाँ पे है 41% पाश्तून्स, और दूसरी कम्युनिटी है ताजिक्स जो कि इस वाले इलाके में रहते हैं। यानी कि दो पार्ट हम बांट दें, इस वाले इलाके में पाश्तून्स रहते हैं जो मोस्टली क्या है? तालिबान सपोर्टर हैं। इस वाले इलाके में ताजिक्स हैं जिनकी संख्या 38% है। ये क्या है? ये इसके विरोधी हैं। तो 1996 से 2001 तक ये इसका विरोध कर रहे होते हैं। इसमें कई लीडर होते हैं जो इसका विरोध करते हैं। तो उसको सपोर्ट करने का काम ईरान करता है और इधर से इंडिया करता है कि ये तालिबान का शासन वहाँ से हटे। ये सारी दिक्कतें होती हैं। और उस समय 90 के दशक में आप देखेंगे कि इंडिया पे उसका ये प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा अस्थिरता रहती है। उन सारी चीज़ों के लिए अफ़गानिस्तान की धरती का प्रयोग करा जाता है। लेकिन एक घटना और होती है 2001 में अलकायदा नामक एक आतंकवादी संगठन होता है जिसको हेड कर रहा होता है ओसामा बिन लादेन, जो कि अमेरिका में हमला करता है, और जिसकी वजह से वहाँ से 24 से 2500 लोग मारे जाते हैं। 3-4 जगह हमले करता है। इसलिए अमेरिका कहता है तालिबानियों से कि आप ओसामा बिन लादेन को मुझे वापस कर दो, लेकिन तालिबानी नहीं मानते हैं। इसलिए 2001 में अमेरिका का इंटरवेंशन अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है।
अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करता है, इसलिए अफगानिस्तान इलाका तो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाते हैं। इसलिए अमेरिका का उत्साह बढ़ जाता है, वो सोचता है कि हम पूरी तरीके से इसे क्या कर देंगे, भगा देंगे। और यहाँ पे लगभग वो 2001 से 2021 तक यानी 20 साल तक रह जाता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन को वो 2011 में तो मार देता है, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में वो भी जो मिलिट्री एकेडमी है उसी के आसपास पाया जाता है, वहाँ तो मारा जाता है। लेकिन इतने सालों में अमेरिका का 2.26 ट्रिलियन डॉलर का क्या होता है, नुकसान होता है। और 2400 जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं अफगानिस्तान में मारे जाते हैं। इतने बड़े नुकसान के बाद वहाँ पे एक तो राजनीतिक समीकरण बनता ही है, और डोनाल्ड ट्रंप का जानते हैं, बाइडन का जानते हैं, और फाइनली ये डिसीजन होता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकन सैनिक को बुला लिया जाए। और फाइनली फिर से बुला लिया गया है, और तालिबानियों का शासन फिर से पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया। अब तो ये इफेक्ट रहा। अब इसे इतना सपोर्ट करने वाला कौन था कि जो कि अमेरिका को 20 साल लग गए, इतना पैसा खर्च हो गया, इतने सैनिक मारे गए, उसको अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने वाला पहला तो पाकिस्तान था। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे पाश्तून्स कमेटी जो कि तालिबान सपोर्टर है, वो मोस्टली यहाँ पाई जाती है। जब अमेरिका वाले हमला करते थे वो पाकिस्तान में घुस जाते थे, और ये चाहते थे कि अगर तालिबान का कब्जा हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम अपने हिसाब से रन करेंगे। क्योंकि जो अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसका संबंध इंडिया से अच्छा था। जब उसका संबंध इंडिया से अच्छा था तो वो यहाँ से तो डायरेक्ट जा नहीं सकता था, क्योंकि ये वाला इलाका पाकिस्तान के हाथ में अभी। तो ये अरब सागर के माध्यम से, चाबहार पोर्ट से यहाँ से उसका बिजनेस चलता था। और जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देशों से व्यापार हो रहा था। और यहाँ पे भी व्यापार की सुगमता बहुत अच्छी थी। और पाकिस्तान को ये भी डर था कि कहीं सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के खिलाफ ये इंडिया इस जगह का प्रयोग न करे। इसलिए वो तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था कि तालिबान का शासन आए और वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। चाइना इसलिए कर रहा था सपोर्ट, अप्रत्यक्ष रूप से सारे लोग कर रहे थे। चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि अभी का समीकरण जो बन रहा है, चाइना वर्सेज इंडिया, चाइना वर्सेज अमेरिका बन रहा है। तो वो सोच रहा था कि वैश्विक रूप से अमेरिका की हार हो और मेरी बढ़त हो यहाँ पे। और दूसरा इसका ये भी था कि अफगानिस्तान में बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे भंडार हैं, उसका भी वो उसका दोहन करना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि जल्दी से इसका सैनिक निकले। रसिया इसलिए कर रहा था कि रसिया जब यहाँ पे था 1979 में, तो मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। तो वो इस समय बदला ले रहा था कि जब हमने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया तो अमेरिका ने सपोर्ट करा, इसलिए जब तालिबान के विपक्ष में ऑपरेशन चल रहा था तो रसिया भी सपोर्ट कर रहा था, और बहुत सारे हथियार उसे मुहैया कराए जा रहे हैं। तो ये सारे समीकरण चल रहे थे। लेकिन इंडिया को उस समय भी बहुत खतरा था, और आज भी उन्हीं खतरों का जो साया है भारत के ऊपर फिर से मंडरा रहा है। पहला तो खतरा आप यही समझिए कि जो पाकिस्तान का ISI है, और दूसरा यहाँ पे जो अफगानिस्तान के तालिबान है, और अफगानिस्तान के बेस्ड जो आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, ये जो आतंकवादी संगठन है, ये अफगानिस्तान की धरती से फिर से इंडिया में बहुत सारे आतंकवादी हमले, और जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्थिरता लाने का प्रयास करेंगे, और दिक्कतें भारत के सामने आएंगी। तो ये वाली दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि जो तालिबान का इतिहास रहा है वो यही रहा है कि जब 2001 में जैसे मोहम्मद यहाँ पे इंडिया में पकड़ा गया था, तो उसी समय उन्होंने एक प्लेन हाईजैक करते हैं जो काठमांडू से इंडिया आ रहा होता है, उसका जो ठिकाना होता है उसको लैंड कराते हैं अफगानिस्तान में, जहाँ पे तालिबानियों का शासन होता है, तालिबानियों का संरक्षण मिलता है। अंततः इंडिया को हार के, जैसे मोहम्मद को, बहुत सारे मसूद अजहर को और 2-3 आतंकवादी थे, उनको छोड़ना पड़ता है, जो कि आगे चल के बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं को इंडिया में अंजाम देते हैं। तो ये वाला खतरा यहाँ पे अफगानिस्तान में रहता है, जो कि
तालिबानियों के सपोर्ट से बहुत सारे आतंकवादी संगठन पनप सकते हैं और इंडिया में अस्थिरता लाने का प्रयास कर सकते हैं। और जो ये चाबहार पोर्ट बनाया गया है मिडिल ईस्ट से सटने के लिए, इधर सेंट्रल एशिया से बिजनेस करने के लिए या बहुत व्यापार करने के लिए, वो भी पूरा यहाँ पे तालिबानियों का कब्जा होता है। अगर बहुत अच्छे संबंध, बैकडोर से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं तो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इंडिया को तो थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा समस्या इंडिया को है। लेकिन पाकिस्तान को, ईरान को, इवन चाइना और रसिया को भी कुछ समस्या है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला समस्या ये है, जो पाश्तून्स कमेटी है वो ये जो नीली रेखा है, ये डुरंड रेखा है, ये इसको नहीं मानती। ये कहती है कि मेरा इलाका यहाँ तक है। पाश्तून्स कमेटी कुछ यहाँ भी पाई जाती है। तो नेशनलिज्म के नाम पे इसको सीमा के स्तर पे खतरा हो सकता है कि यहाँ तक ये माने तो तालिबानी जो संगठन है, हो सकता है कि सीमा विवाद यहाँ पे बढ़ जाए। दूसरा खतरा ये है कि यहाँ पे जब स्थिरता आएगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रवासन देखने को मिल सकता है। तो पाकिस्तान का इकॉनमी ऐसे ही हिला डुला है, तो वहाँ पे भी इसको दिक्कत हो सकता है। चाइना को दिक्कत क्या हो सकता है, यहाँ पे उइगर मुस्लिम रहते हैं, तो उइगर मुस्लिम जब रहते हैं, इनका बहुत शोषण करता है चाइना, तो यहाँ पे धार्मिक आधार पे यहाँ पे चीज़ें यहाँ जाके अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ है। ईरान में शिया संप्रदाय वाले ज़्यादा हैं और यहाँ पे सुन्नी संप्रदाय वाले ज़्यादा हैं, तो ये हो सकता है कि सुन्नी लोग शिया का भी शोषण करते हैं, तो ईरान की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। यहाँ पे ताजिकिस्तान को रसिया का सपोर्ट रहता है, तो ताजिकिस्तान में भी बॉर्डर सटने की वजह से यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती हैं, तो रसिया के लिए भी खतरा है। और यहाँ पे जब तालिबान रहेंगे, जो शरीयत ला अफगानिस्तान पे थोपेंगे, तो वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ की मेन कर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत होगा। और सहानुभूति के स्तर पे, वैश्विक पटल पे हमें तो ये करना ही चाहिए कि अफगानिस्तान से तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन को खदेड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रहेगा तो अभी तो डेमोक्रेटिक बातें हो रही हैं, अभी तो ये हो रहा है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन तालिबान के इतिहास से तो यही पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए फिर से जो नॉर्दर्न अलायंस चल रहा था, ठीक है, ताजिक्स के संगठन में, वो फिर से उभरते हुए यहाँ पे दिख सकता है आने वाले भविष्य में। दूसरा ये हो सकता है कि अभी अगस्त में अध्यक्षता है सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया के पास, तो अभी उसने बस ये सामने प्रस्तुत करा कि अफगानिस्तान में अगर तालिबानियों का राज आता है तो उनको वैधानिक मान्यता नहीं दिया जाएगा, तो उसमें एक सफल रहा है। अगला सेशन आएगा 2022 दिसंबर में, जिसमें हमें लग सकता है कि इंडिया का ये होगा कि पीस कीपिंग फोर्स अफगानिस्तान में लाया जाए, तालिबानियों को फिर से खदेड़ के वहाँ पे लोकतांत्रिक जो सत्ता है वो ऐसा कुछ बैठाया जाए, क्योंकि यहाँ के भी जनता के साथ न्याय हो सके और इंडिया में भी ऐसी कुछ घटनाएं ना हो। चाबहार पोर्ट का अफगानिस्तान जो रास्ता है उसका हम यूज कर सकें, और भी अगल बगल जो देश हैं वो भी सही से रह सकें, और वैश्विक स्तर पे, मानवता के स्तर पे भी एक देश में सीरिया जैसा कहीं हालात ना हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।